हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो उसमें एक जो मेन लीड रोल है वो है सुलेखा नाम की लड़की का। जिस चैप्टर का नाम आपको मैं बता चुका हूँ और टाइटल पे भी देख चुके होंगे, वो है भोली। ओके, तो भोली की कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि भोली का रियल जो नेम होता है वो होता था सुलेखा। सुलेखा का नाम भोली कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि जब सुलेखा की एज 10 महीने की थी, यानी कि सी वॉज ओनली 10 मंथ्स ओल्ड। जब 10 महीने की थी तब वो चारपाई पे लेटी थी और वो अचानक से गिर जाती है और गिरने से उसके मानसिक संतुलन यानी कि मस्तिष्क में उसके चोट आती है और मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण वह थोड़ी सी बुद्धू या भोली टाइप की हो जाती है, जिससे उसको लोग प्यार से फिर भोली कहने लगते हैं। जब उसकी एज 2 साल की थी यानी कि 2 ईयर्स ओल्ड की, तो उसे चिकन पॉक्स हो जाता है। चिकन पॉक्स यानी कि जो आपने सुना होगा, जिसे छोटी माता नाम की बीमारी से भी जानते हैं, चिकन पॉक्स हो जाता है। और चिकन पॉक्स के कारण जो भोली यानी कि जो सुलेखा लड़की, जो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती थी, वो अचानक से अपनी आँखों को छोड़कर बाकी सब जगह उसका पूरी बॉडी बिल्कुल ऑड दिखने लगी थी और बहुत ज़्यादा वो कुरूप लगने लगी थी। इसके कारण वो बिल्कुल लोग उसे बिल्कुल भोली कहते थे और इससे मानसिक संतुलन के कारण वो स्ट्रीमिंग करने लगती है, यानी कि वह हकलाने लगती है। वो प्रॉपर वे में बोल नहीं पाती है, गुमसुम सी रहती है। और उसके पिता का नाम नंबरदार रामलाल था। नंबरदार रामलाल जो एक छोटे से किसान थे और उनकी जो टोटल संतानें थीं वो थीं 7, यानी कि 7 लड़के लड़कियां थीं उनके, जिसमें से 3 उनके सन थे यानी कि 3 लड़के थे और जो बचते हैं 4 वो उनकी लड़कियां थीं। जिसमें से पहली लड़की जो राधा थी, सबसे बड़ी लड़की, राधा की शादी हो चुकी थी। दूसरी मंगला और चंपा जो अभी शादी के योग्य थी लेकिन अभी शादी उनकी हुई नहीं थी। और सबसे छोटी लड़की थी जो मैंने आपको बताया है, सुलेखा, जिसका नाम बाद में क्या हो गया, भोली। तो भोली थी और उसके गांव में ना कोई ज़्यादा स्कूल था, ना कुछ पढ़ाई का साधन था, बिल्कुल ही अपने घर में इस तरह से रहती थी। ना उसे अच्छे से खाने को मिलता था, ना वो ड्रेसअप किया करती थी अच्छे से। और जो लड़के थे यानी कि जो रामलाल के 3 लड़के थे वो बाहर पढ़ने जाया करते थे इस तरह से, और उसका वो वेल सेटल्ड थे। जब भोली 7 साल की थी यानी कि 7 ईयर्स ओल्ड की थी, तब उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। यानी कि प्राइमरी स्कूल जब खुला तो गांव के प्राइमरी स्कूल खुलने के लिए वहां पर उद्घाटन एरोगेशन करने के लिए वहां पे तहसीलदार को इनवाइट किया गया। जब तहसीलदार आए तो उन्होंने भोली के पिता नंबरदार रामलाल से कहा कि तुमको अपनी पुत्री यानी अपनी लड़की को स्कूल में भेजना चाहिए। अब वहाँ पर नंबरदार बिल्कुल मना नहीं कर सके तहसीलदार की बातों को और उन्होंने कहा ठीक है, हम इस बारे में विचार करते हैं। जब नंबरदार अपने घर पर लौट के आता है और जाके देखता है, अपनी पत्नी से इस बारे में डिस्कस करता है कि आज तहसीलदार जी ने मुझसे ये कहा कि अपनी बेटी को तुम स्कूल में भेजने लगो। लेकिन बेटी को स्कूल भेजने के लिए अब सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी जो पत्नी थी यानी कि जो उसकी माँ थी, वो ये कहती है कि भोली की वैसे भी अच्छी जगह कहीं शादी नहीं होगी और इसको बिल्कुल भी इसमें बुद्धि नहीं है, मानसिक संतुलन इसका बिगड़ा हुआ है, ये पढ़कर क्या करेगी। क्योंकि उस टाइम की बात है फ्रेंड्स, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। लड़कियों को हमेशा ये समझाया जाता है इनको करना क्या है, इनको सिर्फ अपने घर में रहना है और घर में रहकर ही अपने बस घर के काम करने हैं, वैवाहिक जीवन को पूरा करना है, इनको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि तहसीलदार जी ने जब ये बात कही थी उससे, तो नंबरदार ने इसलिए अगले दिन अपनी पत्नी से बोला कि इसको तैयार कर दूँ, मैं स्कूल इसको ज़रूर लेकर जाऊँगा। अब बात आती है कि भोली के पास ना तो अच्छे कपड़े थे पहनने के लिए। उसको उस दिन अच्छे से तैयार किया गया, बालों में ऑयल डाला गया, उसको कॉम्बिंग किया गया और अपने सिस्टर्स जो थी यानी कि मंगला और चंपा के वो ही कपड़े उसको दे दिए गए पहनने के लिए।
नंबरदार यानी कि उसके पिता भोली को हाथ पकड़ के स्कूल ले जाते हैं। जब वो स्कूल पहुंचती है और क्लास टीचर यानी कि जो मैम थी वो उसको कमरे में सीट पर बिठाती हैं। भोली पहली बार स्कूल जाती है, उसे पता नहीं था कि स्कूल किस तरीके का होता है, स्कूल में क्या होता है, लेकिन वो थोड़ी सी वहाँ पर अच्छा फील कर रही थी क्योंकि उसके साथ की जो उसकी एज के बराबर की लड़कियाँ भी उसी स्कूल में थीं, उसी क्लास में उसके। लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग करती थी, इसलिए वो बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई थी। वो दीवारों पर पिक्चर्स को देख रही थी, जो दीवारों पर पेंटिंग्स बना हुआ था, उसमें पैरट, काऊ, गॉट इस तरह से वहाँ पर पिक्चर्स बनी होती हैं। पहले तो भोली हमेशा मना करती थी कि पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि भोली के घर में एक जो गाय थी वो उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी को उसके पिताजी बाहर ले जाकर कहीं बेच देते हैं, तो उसको भी ये डर लगता है कि जिस प्रकार से मेरी गाय को पापा ने या पिताजी ने बेच दिया है, उसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी और माँ मुझे भी अपने जीवन से, अपने घर से बिल्कुल अलग कर दें हमेशा के लिए। लेकिन बाद में कहने पर वो अपने स्कूल में आ जाती है। उसके बाद वो टीचर उससे बार बार पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, लेकिन वो हकलाती है और वो ये सोचती है कि सभी लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे और पता नहीं लोग उससे बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वो सिर झुकाए शर्मिंदगी से शर्म के कारण बैठी रहती है और मैडम के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती है। छुट्टी हो जाने के बाद मैडम उससे सभी बच्चे चलने लगते हैं अपने अपने घरों की ओर, लेकिन भोली वहाँ पर बैठी रहती है कोने में सीट पर। मैडम उससे बड़े ही प्यार से कहते हैं कि बेटा अब तो बताइए भोली। इतना प्यार से बोलने के बाद वो लड़की जो भोली बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि जीवन में उसके पहली बार किसी ने उसको इतना प्यार से पुकारा था। नहीं तो सभी लोग उसको कहीं मनहूस कहते थे, कहीं मानसिक संतुलन बुद्धू कहा करते थे, कहीं उससे भोली कहा करते थे, उससे कोई भी अच्छे से नहीं बोलता था। लेकिन उसने पहली बार अपना नाम इतना अच्छे से सुना कि उससे बहुत खुशी हुई। मैडम ने उसको एक बुक दी पढ़ने के लिए और कहा उसमें कलरफुल पेंटिंग्स या पिक्चर्स ड्रॉ थे, और कहा कि बेटा तुम इसको रख लो और इसको पढ़ना, और तुम टेंशन मत लो, तुम धीमे धीमे पढ़ना सीख जाओगी। अब उसका मन अच्छा लगने लगता है, उसको इतना खुशी होती है कि जितना कि उसे अपने जीवन में पहली बार उसे खुशी मिली, इससे पहले वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा खुशी उसे कभी नहीं मिलती है। धीमे धीमे समय बदलता जाता है और जो गांव था छोटा सा, अब वो बन जाता है एक छोटा सा कस्बा, यानी कि टाउन में कन्वर्टेड हो जाता है, और वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बन जाता है, सिनेमा हॉल बन जाते हैं, और गांव जो प्राइमरी स्कूल था गांव का, वो एक हाई स्कूल बन जाता है। धीमे धीमे भोली भी बड़ी होने लगी। एक दिन नंबरदार रामलाल अपने घर पर आते हैं और अपनी पत्नी से डिस्कस करते हैं कि आज भोली के लिए एक रिश्ता आया है और वो भोली से शादी करना चाहता है। उस व्यक्ति का नाम था बिशंबर नाथ, जिसकी एज थी 45 to 50 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 45 से 50 साल की रही होगी। वो पैर से लगड़ाता भी था, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, अमीर था, हाईली रिच था, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। भोली की माँ इसके लिए कह देती कि चलो कोई बात नहीं है, हमारे घर में कम से कम एक लड़की तो सही जगह पहुंच जाएगी, जबकि और परिवार की जो गर्ल्स थी वो इतना ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं थी। इतना कहने पर बारात के लिए वो लोग हाँ कर देते हैं। जब बारात आती है, यानी कि पूरा दूल्हा आता है बिशंबर नाथ ने पहले कभी भी भोली का चेहरा नहीं देखा था। उसको नहीं मालूम था कि भोली के चेहरे पर, यानी कि उसकी पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्पॉट पड़े हुए हैं और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है दिखने में। उसको ये बात नहीं मालूम थी। जब लाल जोड़े में वो मंडप पे शादी के बैठती है भोली, और अचानक से उसका जब घूंघट हटाया जाता है, तब बिशंबर नाथ को मालूम चलता है कि ये भोली इतना ज़्यादा बदसूरत दिखती है। वो उसी टाइम अपना मन बना लेता है और कह दे नंबरदार रामलाल से बोलता है कि आपको अब मैं शादी तभी करूँगा कि आपको दहेज के लिए मुझे 5,000 रुपये देना होगा। अगर आप 5,000 रुपये मुझे नहीं देते हैं तो मैं बारात लेकर वापस
लौट जाऊंगा और तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। रामलाल नंबरदार बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दहेज के रूप में 2000 रुपये ओनली अभी दे सकता हूं और अब इतने में ही आप गुजारा कर लीजिए, लेकिन मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन विशंबरनाथ इस चीज़ के लिए बिल्कुल इनकार कर देता है। रामलाल नंबरदार उस समय अपनी पगड़ी उतारकर उसके पैरों पर रख देता है कि मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि कृपया इस तरह से लौट के ना जाइए। मेरी इज्जत बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, मेरा परिवार यहाँ से फिनिश हो जाएगा, कृपया करके यहाँ से मत लौटो, मेरी बेटी से शादी कर लो। यहाँ पर भोली इस सारी बातों को सुन रही होती है। अचानक एकाएक भोली वहाँ पर खड़ी होती है और कह देती है, पिताजी अब आप शांत हो जाइए। इस प्रकार से कहने पर सभी लोग जब देखते हैं, वो भोली अपने गले से जो माला थी, वरमाला इसको बोलते हैं, वो माला वो उठाकर निकाल के वो अग्निकुंड में फेंक देती है और कहती है कि पिताजी आप शांत हो जाइए, अब मैं इस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। भोली के पिताजी बराबर कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो और बड़ी मुश्किलों से तुम्हारी शादी के लिए कोई तैयार हुआ है, कृपया करके ऐसे मत बोलो। लेकिन भोली कहती है कि पिताजी मैंने आपसे अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, जबकि ये व्यक्ति 45 से 50 साल का है, मेरी एज से काफ़ी बड़ा है, इसके पहले की शादी के भी बच्चे हैं और पैर से लंगड़ाता भी है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी शादी करने के लिए तैयार थी। लेकिन ये ऐसे लड़के से तो मैं शादी कर सकती थी, लेकिन आज के टाइम में इस समय आज मैं देखकर, क्योंकि ये घृणा करने वाला व्यक्ति और दूसरा सबसे बड़ा इसके अंदर सबसे बड़ा कमी जो है वो है लालच, और ऐसे लालची व्यक्ति के साथ में कभी भी शादी नहीं कर सकती। लोग जो वहाँ पर खड़े हुए थे, उसकी जो मैडम स्कूल की आई हुई थी जिन्होंने उसे पढ़ाया था, वो भी इस सारी चीज़ों को देख रही होती हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं इस चीज़ को देखकर, इस मोमेंट को देखकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली मोमेंट था कि जो लड़की भोली कभी हमेशा शांत रहा करती थी, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में किसी से बात नहीं करती थी, और आज अचानक इतनी तेज़ साउंड में, इतना बहादुरी के साथ में इस तरह से जब बोल रही होती है, तो सभी लोग देखकर दंग रह जाते हैं। सभी लोगों के आंखों में आंसू होते हैं और सभी लोग बड़ा चिंतित होते हैं कि आज भोली को क्या हो गया है। भोली कहती है, पिताजी आप बिल्कुल निराश मत होइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मुझे जीवन भर सभी शादी नहीं करनी है। मैं अपने गांव के ही स्कूल में अपने जैसे जो हमारे गर्ल्स यानी कि लड़कियों की शिक्षा पर लोग विचार करते हैं कि लड़कियों की शिक्षा ज़रूरी नहीं है, लड़कियों को हमेशा घर में ही रहना चाहिए, लड़कियों के लिए स्कूल नहीं बना है, मैं ऐसी लड़कियों को पढ़ाऊंगी और उस देश को भविष्य उज्जवल करूंगी, आप बिल्कुल निराश मत होइए। और उसकी मैडम की तरफ वो इशारा करते हुए कहती है, बोली कि मैडम क्या मैं आज भी आपके स्कूल में पढ़ा सकती हूँ। मैडम मुस्कुराते हुए उसको बहादुरी के साथ में ये आंखें झपका के उसको इशारा करती हैं और भोली कहती है कि आप सभी लोग बिल्कुल निराश मत हों। और उसकी जो शादी करने पर संबंध आया होता है, वो निराश होकर यानी कि अपने आप में लज्जित होकर अपने बारात को वापस ले जाता है और यहाँ पर इस स्टोरी का अंत होता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर से हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लें या चाहे कभी का भी, हमेशा से इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन डेफिनेटली आता रहा है सीबीएसई क्लास 10th में। अगर आप और सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन वीडियो में जो है उस पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में आपको और चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये आपको चैप्टर समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और आपने हमारे अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।